गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दर्शन कोण के बारे में और फिर बात करेंगे कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता के बारे में और हम लोग फिर बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बहुत ही बच्चों विस्तृत तरीके से। बच्चों, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हेडिंग पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बोर्ड में भी इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों पूछे जा रहे हैं। और आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इससे संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से बच्चों समाप्त हो जाएंगी। और उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं जो आगे हम जो पढ़ेंगे इस लेसन को उसी से संबंधित है। आप इसे देखिए, इसका जवाब दीजिए। ये सवाल है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो पहले इन लेक्चर को आप देख लीजिए ताकि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आप इस वीडियो को देखना बच्चों शुरू करें। माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट माई टॉपिक। तो देखिए बच्चों, विजुअल एंगल यानी कि दर्शन कोण कहते हैं उसको, दर्शन कोण। और ये होता क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। हाँ, कोई वस्तु किस तरह से नेत्र पे कोण बनाता है, चलिए इसे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नेत्र है, नेत्र गोलक है और ये इसका अगला पोर्शन है। इसके बारे में हम नेत्र की लेक्चर 1 में आपको विस्तृत बताए हैं नेत्र के बारे में। और इसका पीछे रेटिना होता है जिस पर फोटो बनता है तो हम लोग को देखने की अनुभूति होती है। यहाँ पर बना जो फोटो होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब देखिए बच्चों, किस तरह से ये प्रतिबिंब बनता है, इस पर हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से कोण बनाता है। जैसे यहाँ से किरणें चलती हैं सबसे पहले तो, और इस तरह से चलती हैं यहाँ पे और यहाँ पर आया और यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर बना दिया। इस तरीके से ये फोटो बन गया। तो इस सिचुएशन में दर्शन कोण किससे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को। बात समझिएगा, ये वस्तु है और ये नेत्र है, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को, ये जो कोण बनाया इसी को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण, यानी इसी कोण को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। अगर हम लोग इसको थीटा लिखते हैं, थीटा मान लेते हैं अगर सपोज, तो शीर्षाभिमुख कोण के नियमानुसार इधर भी जो कोण होगा वो भी होगा कितना, थीटा ही। यानी जो अंदर में जो कोण बनेगा वो भी कोण जो होगा वो थीटा होगा यहाँ पर, क्योंकि शीर्षाभिमुख के नियम अनुसार दोनों ही कोण होते हैं जो वो बराबर होते हैं। अब गौर करेंगे कि ये जो कोण है इतना ही कोण यहाँ हो गया और इसकी वजह से इतना बड़ा प्रतिबिंब बना। अगर हम ये सोचें कि हमें प्रतिबिंब को थोड़ा सा और बड़ा लेना है या और बड़ा प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा सोचिए, और बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए क्या करेंगे। और बड़ा प्रतिबिंब यानी कि यहां तक हमें प्रतिबिंब लेना हो तो उसके लिए थीटा को बढ़ाना होगा, और थीटा को बढ़ाने के लिए ये थीटा बढ़ाना होगा। और ये कोण कैसे बढ़ सकता है, जब वस्तु की ऊंचाई है ये थोड़ा और बढ़ जाए। अगर ऊंचाई बढ़ जाता है तो जो दर्शन कोण है वो बढ़ जाएगा निश्चित रूप से। और जब दर्शन कोण बढ़ेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और हमें बड़ी वस्तु दिखेगी। यानी किसी वस्तु को बड़ा दिखने के लिए उसका जो वस्तु का जो आकार है उसे बढ़ाना होगा। यानी कि जो हाइट है, यानी एच मानते हैं इसको अगर हम लोग, तो एच समानुपाती थीटा, दर्शन कोण जो होता है हाइट के समानुपाती होता है। और इसके समानुपाती होगा क्या चीज, रेटिना पर का प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो इसके समानुपाती होगा, तब वो भी बड़ा होते जाएगा। एक बात और है, बड़ा कोण करने का एक और उपाय है। अगर हम इस वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि ए बी वस्तु है, इस वस्तु को अगर हम और पास लाते हैं, यहां पर मान लीजिए लाते हैं सेम वस्तु, सेम हाइट, वहीं तक हाइट है,
एकदम वही वस्तु है, यहां पर ला दिए तब भी वस्तु बड़ी दिखती है। जरा देखिए इसको, अब यहां से किरणें चलेंगी, इस तरह से चल के यहां पर आएंगी और अब इस तरीके से फोटो बनेगा, तो अब वस्तु और भी बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि दर्शन कोण बढ़ गया। पहले मान लीजिए कि θ1 कोण था, तो अब दर्शन कोण जो हो गया वो बड़ा हो गया। ये θ1 हमारा है पहले वाला कोण, तो अब जो कोण हो गया वो θ2 हो गया। और इस वजह से इधर भी θ1 है तो ये भी हो गया नया कोण θ2, बड़ा कोण हो गया। और बड़े कोण होने से रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना वो भी बड़ा हो गया, और उसके बड़े होने से अब क्या होता है कि ये बड़ी दिखती है। यानी स्पष्ट हुआ कि जब हम वस्तु को पास लाते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो घट जाता है, और ये भी वस्तु है और ओ है यहाँ पर मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस कम हो गया। यानी डिस्टेंस घटाने पर ये कोण बढ़ जाता है, यानी कि 1/BO कह सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती है इस थीटा के, यही थीटा है, इसी थीटा के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तभी भी प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बन जाएगा बच्चों। इस तरह से यहाँ पे दो तरीके हैं प्रतिबिंब को बड़ा करने के। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, ये मार्कर है और इस पर कुछ लिखे हुए अक्षर हैं, तो इस पर लिखे हुए जो अक्षर हैं वो दूर कर देने पर नहीं दिख रहे हैं, काफी डिस्टेंस पे कर देने पर वो नहीं दिख रहे हैं, परंतु हम उसको नजदीक करके देखें तो अब वो दिखने लगते हैं। अब ये अक्षर जो हैं वो दिखने लगते हैं, दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वस्तुएं नजदीक आती हैं वैसे वैसे वस्तुएं नजदीक आती हैं, यानी कि डिस्टेंस घटता है, तो इसके व्युत्क्रम में होता है ये कोण, दर्शन कोण बढ़ने लगता है। और जब दर्शन कोण बढ़ता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बड़ा बनता है, और बड़े प्रतिबिंब जब बनता है तो हमें लगता है कि वस्तुएं बड़ी हैं। तो बच्चों सारा खेल जो है वो दर्शन कोण का है। दर्शन कोण किसी भी तरीके से आप बढ़ा दो, दर्शन कोण बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, और जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो हम किसी भी वस्तु को विस्तृत रूप में और बड़े से बड़े रूप में देख सकेंगे हम लोग। इस तरह से हम कह सकते हैं, आप निष्कर्ष के रूप में एक दो पॉइंट हम कह सकते हैं, और वो पॉइंट्स ये हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि जब किसी वस्तु को हम नजदीक लाते हैं या ऊंचाई बढ़ाते हैं, देखिए वस्तु को निकट लाने पर, हाँ निकट लाने पर या ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है, तो दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल बढ़ने लगता है, दर्शन कोण बढ़ने लगता है। हाँ, क्या करने पर, तो ऊंचाई बढ़ाने पर या फिर उसको निकट लाने पर दर्शन कोण बढ़ने लगता है। तो दर्शन कोण बढ़ करके क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट, दर्शन कोण बढ़ने पर वस्तु बड़ी दिखने लगती है। हाँ, दर्शन कोण बढ़ाने पर वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, वीक पॉइंट है। दर्शन कोण बढ़ा देंगे तो वस्तुएं क्या होंगी, बड़ी दिखने लगती हैं। तो इस तरह से दर्शन कोण का बहुत ही मेन रोल है। सबसे जो मेन रोल है वो दर्शन कोण का है, इसमें वस्तुओं को बड़ा देखने में दर्शन कोण का सबसे मेन रोल है बच्चों। परंतु अब थोड़ा आगे चल के सोचते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई अक्षर उस पर लिखा हुआ है, अगर हम उसको और पास लाते हैं, दूर रखते हैं तो नहीं दिखता है, पास लाते हैं तो बड़ा दिखता है और भी विस्तृत दिखने लगता है ना, बड़ी दिखती है और साथ साथ विस्तृत भी दिखता है। उसको और लाएंगे पास तो एकदम फ्रेश दिखने लगेगा, एकदम फ्रेश अब दिखने लगा। लेकिन अगर हम उसको और भी पास लाएंगे, अगर हम और भी पास लाएंगे तो वो अब धुंधला यानी ब्लर दिखने लगता है, पीछे करेंगे तब जाके साफ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि नजदीक कितना लाएंगे ये भी एक सीमा है। नजदीक लाने पर आकार तो बढ़ रहा है, वस्तुएं बड़ी दिख रही हैं,
परंतु एक निश्चित सीमा है, उससे पास लाएंगे तो वस्तुएं बड़ी होकर के भी स्पष्ट दिखेंगी नहीं। तो वो दूरी होता है 25 सेमी। वस्तुओं को हम कितना निकटतम ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। और जब जिससे नजदीक लाते हैं वैसे वैसे बड़ा होता है। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु अपने अधिकतम बड़ी और स्पष्ट दिखने लायक होती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिए 25 सेमी या फिर ये कहें कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, या फिर डी यानी कि 25 सेमी पर रखी वस्तु नेत्र को सबसे बड़ी और साफ साफ दिखती है। हाँ, सबसे बड़ी और साफ साफ दिखती है। कब वस्तुएं सबसे बड़ी और साफ साफ दिखती हैं? जब वस्तुएं कहां हो? 25 सेमी। इस 25 सेमी का नाम है स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। जब हम किसी वस्तु को स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखते हैं तो वस्तुएं क्या होती हैं? बड़ी दिखती हैं, विस्तृत दिखती हैं और साफ साफ दिखती हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, ये सबसे मेन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम दृष्टिदोष पढ़ने वाले हैं। सॉरी, दृष्टिदोष नहीं, वो वस्तुओं को बड़ा करने के जो उपाय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, वो पढ़ेंगे और उसमें इसका उपयोग है बच्चों। तो वस्तुएं कब बड़ी दिखती हैं? वस्तुओं को सबसे बड़ा देखने के लिए क्या करना होगा? तो उन्हें 25 सेंटीमीटर पे लाना होगा, या फिर उनके प्रतिबिंब को 25 सेंटीमीटर पे लाना होगा। अगर लाएंगे तो उसी समय हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, मैक्सिमम आवर्धन मिलेगा। तो बच्चों ये चीजें हैं। और देखिए वस्तुओं को 25 से लाना है तो बड़ी दिखती हैं। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की यानी कि सूक्ष्मदर्शी की बात करें या फिर दूरदर्शी की बात करें तो क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। किसी वस्तु को जब हम उसके माध्यम से देखते हैं तो वे उसके प्रतिबिंब को 25 सेंटीमीटर पर ला देते हैं, जिसके वजह से वो बड़ा दिखता है। या फिर ये कहें कि सूक्ष्मदर्शी और जो दूरदर्शी होते हैं वो वस्तुओं के दर्शन कोण को बढ़ा देते हैं, और दर्शन कोण बढ़ने के कारण जो सूक्ष्म वस्तुएं भी होती हैं वे काफी बड़ी दिखती हैं। तो जो यही इसका मेन पॉइंट है। अगर आप ये चाहें तो बिना माइक्रोस्कोप के भी आप बड़ा देख सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको दर्शन कोण बढ़ाना होगा। दर्शन कोण आप बड़ा कर देंगे तो वस्तुएं बड़ी दिखने लगेंगी। तो जो यही मेन चीज है, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। बच्चों सबसे जो मेन चीज है इसमें वो यही है कि वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए उन्हें 25 सेंटीमीटर पे लाना होता है। यही इस हेडिंग का सबसे मेन पार्ट है बच्चों। दर्शन कोण किससे कहते हैं? आपने देखा तो दर्शन कोण क्या है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को, कोई भी वस्तु है उसके द्वारा इस नेत्र पर जितना कोण बनाया गया उसी कोण को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। या फिर यहां पर वस्तु है तो इसके द्वारा जितना कोण बनाया गया उसी कोण को दर्शन कोण कहते हैं। बच्चों इसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर, या कहें कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोनों नाम से इसको एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए दोनों ही नाम आप माइंड पे रखिएगा। आवर्धन क्षमता, इससे पहले हम लोग एक पढ़ चुके हैं आवर्धन, सिंपल आवर्धन H डैश बटा में H। तो वो जो होता था वो एक रेखीय आवर्धन के नाम से हम लोग उसको जानते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर जो मैग्निफिकेशन है वो कोणीय मैग्निफिकेशन है। देखिए बच्चों समझते हैं ये है क्या? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। हाँ, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा केवल नेत्र से देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि एक बार देखेंगे यंत्र से तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और दूसरी बार देखेंगे केवल नेत्र से उस समय बना दर्शन कोण के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोणीय आवर्धन या फिर आवर्धन क्षमता।
जिसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। बच्चों इसको हम लोग समझते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये नेत्र है और इस नेत्र की जो सामने का हिस्सा होता है वो इस तरह से होता है। अब देखिए इसके सामने अगर कोई वस्तु लाया गया तो अगर वस्तु द्वारा इस पर कोण बन रहा है 5 डिग्री का, मान के चलिए 5 डिग्री कोण बन रहा है, और इसी वस्तु को जब हम लेंस से देखते हैं तो वस्तु काफी बड़ी दिखती है, तो उस समय इसके प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर जो दर्शन कोण बना वो बन गया, मान के चलिए इससे बड़ा, मान लीजिए बन गया 60 डिग्री का। तो ऐसे में देखिए वस्तु द्वारा इसका छोटा प्रतिबिंब से बना, प्रतिबिंब द्वारा यहां पर आ गया तो इतना बड़ा बना, तो अब ये बड़ा दिखेगा। कितना गुना बड़ा दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग m निकाल लेते हैं। m बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब ये है, इसके द्वारा 60 डिग्री का कोण बना है, और फिर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण ये है 5 डिग्री, तो कटा देंगे इसको, 12 25 60, यानी कि 12 इसका आया। 12 क्या आया, तो 12 है इसका कोणीय आवर्धन। बच्चों यही कोणीय आवर्धन है, फिर आवर्धन क्षमता है, जिसमें कोणों के दृष्टिकोण से अब तुलना करना है। उसमें जिसमें हम लोग h'/h यानी सिर्फ आवर्धन था, उसमें ऊंचाइयों का तुलना करते थे, इसमें कोणों का तुलना करते हैं। क्या कारण है कि कोण वस्तुओं को नजदीक लाने पर उसके कोण बढ़ते हैं, और कोण बढ़ने से वस्तुएं बड़ी, विस्तृत और साफ दिखती हैं, इस वजह से। बच्चों इसके बारे में हम आगे भी इसी बेस पर सूक्ष्मदर्शी में हम लोग पढ़ेंगे इसका आवर्धन, कोणीय आवर्धन। अब देखिए बच्चों इसका मात्रक के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, इसके मात्रक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो यहाँ भी डिग्री है और यहाँ भी डिग्री है, तो क्या लगता है आपको, डिग्री डिग्री कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। इसीलिए इसका मात्रक जो होता है नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है, आवर्धन क्षमता। दूसरी बात एक और हम बताना चाहते हैं आपको, ये मुख्य पॉइंट है कि हम इसको यूज करेंगे सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में। तो जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप जब पढ़ेंगे तो उस समय हम एक खास चीज का प्रयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता। जब माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता हम पढ़ेंगे तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, उस हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। इसी का सूत्र जो कि कुछ इस तरह से होगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। देखिए ये वाला तो एक सूत्र हो ही गया है, इसका सूत्र हो सकता है m बराबर बीटा बटे में अल्फा, इस तरह से m इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये सूत्र है। लेकिन इसमें देखिए यही सूत्र का थोड़ा सा चेंज रूप, क्योंकि माइक्रोस्कोप में कुछ अलग स्थितियां होती हैं। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ये ठीक है, ये रहेगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जिसे हम बीटा से इंडिकेट करेंगे वहां भी। लेकिन जो हर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि वस्तु द्वारा नेत्र पर जो दर्शन कोण होता है उसको भी हम लेंगे, लेकिन उससे वस्तु को नजदीक पर रख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा आप देखना चाहते हैं पहले देख लीजिए। हम किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए उसे निकटतम नजदीक लाना होता है, और वो भी 25 सेंटीमीटर दूरी पर लाना होता है। तो उस समय वो सबसे अपने बृहत्तर यानी अधिकतम रूप में दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा, चाहे वस्तु को केवल या फिर कहेंगे कि सीधे नेत्र से देखने पर,
नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण, उसको हम बोलेंगे अल्फा। यानी कि ये भी हुआ बीटा बटे में अल्फा ही, लेकिन यहां पर जो अल्फा है वो वस्तु कहां पर रखी गई है, तो नेत्र के निकट बिंदु पर, जिसे हम कहते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जो कि हेल्दी नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, वहां पर। अब ये क्यों रखा गया है, तो आपको हम जैसे बताए हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें जूम कितना हुआ ये मापना है अगर, तो हम उसे पहले पास में रख के देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करने वाला। क्या सूक्ष्म वस्तु बहुत दूरी पर का नहीं, पास स्थित वस्तु को ही वो जूम करता है। पास में स्थित वस्तु, जैसे अपने कोशिकाओं को देखना है, इस पेन पर के छोटे छोटे अक्षरों को देखना है, तो ये पास ही में ना है, तो पास स्थित वस्तु को पहले स्पष्ट सिर्फ नेत्र से ही देख लेंगे, पहले स्पष्ट। इसके लिए नजदीक रखेंगे हम लोग, तो इसीलिए पहले खुले नेत्र से उसे हम न्यूनतम दूरी पर रख करके देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेंस का यूज करते हैं और लेंस द्वारा बड़ा से बड़ा देखते हैं, तो उसका एक आवर्धन, और तब उन दोनों आवर्धनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं बच्चों, और उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोणीय आवर्धन। तो बच्चों इस सूत्र का याद रखिएगा, इस सूत्र को हम लोग सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी हो या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, सभी प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों में हम लोग इसी सूत्र को यूज करते हैं। इसमें खासियत क्या है, ये सूत्र में बहुत ही कम अंतर है, यही सूत्र ये भी है। इसमें अंतर केवल ये है, इसमें जो वस्तु जो है इसमें उसको 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, बस यही इसमें खासियत है। आप इसे ध्यान से देखिए, तो हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं जब, तो देखिए बच्चों सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप को देखते हैं, तो ये है क्या, तो सूक्ष्मदर्शी पास स्थित छोटी वस्तुओं का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, पास स्थित वस्तु, जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, ये हमारे पास ही में है परंतु हमें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। या फिर कोई छोटे छोटे अक्षर हैं, वो स्पष्ट नहीं दिख रहे, जैसे गहने में मुहर लगा जाते हैं गहने में, और वो नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए भी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये पास स्थित छोटी वस्तुओं का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, पास स्थित ही वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब यानी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज। अब देखिए दो तरह का होता है सूक्ष्मदर्शी, कौन कौन, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंगल लेंस होता है, इसलिए एनसीईआरटी में इसको ये भी कहा गया है एकल सूक्ष्मदर्शी, एकल सूक्ष्मदर्शी भी एनसीईआरटी कहा है। और इसको भी हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है यौगिक, एग्जाम में इस नाम से भी पूछ रहा है इसको, यौगिक सूक्ष्मदर्शी और कहता है, तो समझिए कि यही है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो हम जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग को देखना है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये होता क्या है, तो यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। हाँ, ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा उत्तल लेंस है, और इसी लेंस को हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं, या फिर हम उसको सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। दोनों हम कह सकते हैं। आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसा औजार होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसमें कुछ धातु के या फिर प्लास्टिक का एक पकड़ने वाला आधार भी होता है उसमें, और उसके माध्यम से हम पन्ने पर रख करके उसे देखते हैं। या फिर जो अमीन होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं, वो नक्शे को पढ़ने में, नक्शे पर अंकित छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उसको रीड करने में उसका यूज करते हैं। या फिर गहने के ऊपर लगे मुहर को हम लोग उसके माध्यम से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं होता क्या है। तो ये सिंपली उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में कुछ स्थितियां होती हैं, और उनमें से एक स्थिति ऐसी है जिसका उपयोग इसमें होता है, और वो स्थिति है कि जब वस्तु F और
ओ के बीच रखी जाती है तो उस समय उसका जूम फोटो बनता है। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर बड़ा सा फोटो बनता है ना। ये हम अपने लेक्चर जो लेंस वाला लेक्चर है उसमें हम बताए हुए हैं, उसमें आप जाके देखिए। प्रतिबिंबों का बनना एक सेक्शन है, उसमें हम आपको विस्तृत बताए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इसको समझना शुरू करते हैं। ये है क्या? जैसे मान लीजिए कि ये हो गया उत्तल लेंस, ये सिंपल सा उत्तल लेंस होता है और यही उत्तल लेंस है माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, तो इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका फोकस है F1 और इधर में उसका होता है F2। यहाँ पर मान लेते हैं बराबर डिस्टेंस भी होता है दोनों का दोनों। ये है F2, ये सेम डिस्टेंस होता है। अब देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु इसमें रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनाता है ये लेंस। तो ये किरण यहाँ से सीधे चलती है, चलने के बाद ये इस फोकस से होते हुए चली जाती है। हाँ, बीच से मोड़े हैं आपको, ये सब प्रतिबिंब वाले लेक्चर में हम बताए हैं कि किस तरीके से सब मोड़ते हैं। एक नियम के थ्रू ये प्रतिबिंब बनाया जा रहा है बच्चों। अब देखिए, एक और किरण यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, ऐसा होते हुए सीधे चली जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है बीच में गैप होते जा रहा है, यानी कि ये अभिसारी नहीं अपसारी किरण पुंज है। हाँ, अपसारी पुंज है ये, या फिर ये कहें कि डाइवर्जिंग रे है। तो यहां से अगर हम नेत्र से अगर देखें, ये नेत्र है और यहां से देखा जा रहा है, तो देखने पर प्रतिबिंब दिखते हैं। इस नेत्र को प्रतिबिंब कहाँ नजर आएंगे? तो इसको प्रतिबिंब इधर नजर आएंगे। इसको हम पीछे मिलाएं तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगा बच्चों। देखिए, इसको हम यहाँ पे पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा बच्चों? तो ये प्लेस हो सकता है ये, यानी यहाँ पर ये अपना इमेज बनाता है बच्चों, फोटो बनाता है। अगर इस वस्तु को हम कहें ए बी, ये वस्तु ए बी है, तो उसका प्रतिबिंब बनाता है मान लीजिए ए डैश और बी डैश। ए डैश बी डैश जो है इसका प्रतिबिंब है, इसकी ऊंचाई h है तो ये ऊंचाई बना है h डैश, या इसको HO कह सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी कह सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि ये जो बना है फोटो, इसका जो वस्तु है वो नेत्र से नहीं, ये जो लेंस है उससे UE दूरी पर है। UE मतलब कि जो नेत्र के पास लेंस है, आई लेंस है, उससे उसकी दूरी UE, या सिर्फ U भी मान सकते हैं, या U डैश मान सकते हैं आप, या UO मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आई लेंस हम मानते हैं इसको, या नेत्र के पास लेंस मानते हैं, तो उसी से ये UE माना जा रहा है बच्चों। अब आप देखिएगा, ये UE हो गया। अब ये किस तरह से जूम करता है बच्चों, और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, हम इसे निकालने के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता को हम अगर m माने तो उस m का सूत्र होता है बच्चों, m इजकल टू क्या होता है, जैसे कि हम अभी तुरंत पढ़े हैं, m इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि बीटा क्या चीज होता है, बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। तो बीटा होता है ये प्रतिबिंब जो बना है, ये नेत्र पर कितना कोण बना रहता है, नेत्र पर या फिर इस पर, क्योंकि नेत्र इसके अत्यंत समीप रहता है और वो देखता है। नेत्र जो होता है लेंस के समीप रहता है, तो नेत्र पर वही कोण बनेगा जो इस लेंस पर बन रहा है। इसी कोण को हम बीटा मान लेते हैं, यही कोण है बच्चों बीटा। तो इस पर जो कोण बनेगा उसी को हम लोग मान लेते हैं एंगल बीटा। तो ये देखिए, बीटा का क्या होगा और किस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं m इजकल टू, जो बीटा है उसको हम लिखते हैं tan बीटा, और जो अल्फा है उसको हम लिखते हैं tan अल्फा।
अब आप सोच रहे हैं कि किस तरह से लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। तो इसके पीछे सिंपल सा चीज है कि ये लेंस जो है, ये जो माइक्रोस्कोप है, इससे हम किस चीज को देखेंगे? क्या हाथी को? नहीं, इससे हम मच्छर को देखेंगे, छोटी छोटी वस्तुओं को देखेंगे, ना कि विशालतम वस्तुओं को। नहीं, उसके लिए ये है ही नहीं। तो जब छोटी वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे मच्छर बैठा दिया जाए, तो मच्छर रहेगा यहाँ पे, तो बीटा कोण कितना होगा आप खुद ही सोच सकते हैं, बहुत छोटा होगा वो बीटा कोण। इसलिए जब थीटा छोटा हो तो एक सूत्र है, जब थीटा छोटा हो तो जो एंगल होता है, बीटा हो या अल्फा हो, जो भी एंगल होता है, वो tan बीटा के इक्वल में हम ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, लगभग में। छोटा हो और रेडियन में हो तब हम इसको tan बीटा ले सकते हैं। और tan बीटा ही क्यों, हम आपको जस्ट अभी पीछे बताया है कि जो दूरी होता है, ये जो कोण होता है, दूरी के समानुपाती होता है ये कोण, और ये दूरी जो होता है, सॉरी, ऊंचाई के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये ऊंचाई ऊपर हो जाएगा, दूरी नीचे हो जाएगा, तो लंब बटे आधार ही होगा, इसीलिए हम tan का यूज कर रहे हैं इसमें। तो यही चीज है, यहाँ पर थीटा छोटा है, रेडियन में है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू अब रखते हैं, m = tan बीटा। तो tan बीटा के लिए हम इस त्रिभुज में जाएंगे, तो इसके लिए लेंगे हम लंब बटे आधार, तो a डैश b डैश बटा में b डैश o ले सकते हैं। तो देखिए a डैश b डैश बटा में b डैश o, हम इसी को लिखें, या फिर एक काम करते हैं, एक और भी ले सकते हैं हम। इसी त्रिभुज में एक समरूप त्रिभुज ये भी है, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप है, तो हम a डैश b डैश बटा में b डैश o के बदले में हम ये भी ले सकते हैं ab बटा में bo। हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से आप सोचेंगे तो हम लिख सकते हैं ab बटे में bo को भी। तो देखिए इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं h बटे में ue। तो ये हो गया बच्चों h बटा में ue, ये हो गया आपको किसका वैल्यू, तो बीटा का हो गया वैल्यू। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बीटा बन रहा है, आप ये मत सोचिए कि वस्तु द्वारा बना कोण है, नहीं, वस्तु द्वारा बना कोण नहीं है, वो प्रतिबिंब द्वारा ही बना कोण हम मानेंगे उसको। वस्तु द्वारा कोण फिर किसको मानेंगे, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए अल्फा के समय आपको बताया गया है, जस्ट अभी तुरंत हम पीछे में बताएं आपसे कि अल्फा क्या होता है। तो जब वस्तु नेत्र से स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर हो, उस समय वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। चलिए हम यहाँ पर उसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यही वस्तु है, यही वस्तु है, और इस वस्तु को सीधे नेत्र से देखा जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर नेत्र है, और यहाँ से हम लोग उसको सीधे यहाँ पर हम लोग उसको नेत्र से देख रहे हैं, बिना कोई यंत्र के। तो उस समय नेत्र पर कितना का कोण बनाएगा ये अल्फा। उस समय ये दूरी होता है d यानी कि 25 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई h है, तो ये भी h ही ऊंचाई का होगा। तो बिना किसी यंत्र के, यंत्र हटा दीजिए और तब देखिए वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख करके, d यानी कि डिस्टिंक्ट विजन होता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर रख के देखिए, तो वो होता है बच्चों अल्फा। तो हम वहीं से अल्फा का मान लेंगे, ये है a और ये है b, और यही है मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है p है मान लीजिए, तो उस समय ab बटे में bp होगा, तो h बटे में d हो जाएगा बच्चों को, h बटे में d। आप इसे सॉल्व करेंगे तो h बटे में ue और गुणे ये उल्टा होगा, तो ये बनेगा d बटे में h, h से h कट जाएगा, तो फाइनली आएगा d बटे में ue। यानी हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फाइनली कि m बराबर d बटे में ue। हम यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर d बटे में ue। बच्चों ये हम लिख सकते हैं m बराबर d बटे में ue यहाँ पर, और ये जो सूत्र हुआ यही इसका मेन सूत्र हुआ इसके आवर्धन का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब आप समझिएगा कि इसके बाद हम लोग इसको केस में बना रहे हैं कुछ स्थितियों के माध्यम से। हम चाहते हैं कि इसका बड़ा से बड़ा आवर्धन इससे हमें मिल सके, मैक्सिमम आवर्धन हम इसमें से पाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आवर्धन के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं केस, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर केस फर्स्ट, हाँ, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन,
यानी कि अधिकतम आवर्धन के लिए, हाँ अधिकतम आवर्धन के लिए। तो बच्चों अधिकतम आवर्धन कब बनता है, थोड़ा सा आप सोचिएगा। अधिकतम आवर्धन यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, अधिकतम आवर्धन के लिए बच्चों क्या होता है कि आवर्धन अधिकतम करने के लिए हमें इस सूत्र में अल्फा को कम करना होगा और बीटा को बढ़ाना होगा। ये दोनों में से कोई एक काम हम कर सकते हैं। तो बच्चों अल्फा को कम कैसे कर सकते हैं? अल्फा को कम करने के लिए वस्तु छोटा करना पड़ेगा। क्या इस पेन को हम छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात और, डी में हम कुछ चेंज कर दें तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सूत्र में कंफर्म है कि डी दूरी पर ही रखना है। इसलिए हम कुल मिला के अल्फा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। बीटा के लिए आप सोचिए अब, तो बीटा को किया जा सकता है कि नहीं? तो बीटा हम लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, ताकि बीटा मैक्सिमम से मैक्सिमम बन जाए। उसके लिए हम इसको पास लाएंगे, प्रतिबिंब को पास लाएंगे, बीटा बड़ा हो जाएगा। कितना पास लाएंगे प्रतिबिंब को? तो जहां तक हम उसे फ्रेश देख सकते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर पर यानी कि ये जो प्रतिबिंब है उसको हम 25 सही पर करके और तब देखते हैं। देखिए अधिकतम आवर्धन के लिए वस्तु कहां हो? डी पर स्थित हो तो जब वस्तु डी पर स्थित हो जाए बच्चों, तो आप जरा सोचिए, वस्तु डी पर, प्रतिबिंब भी डी पर स्थित हो गया और वस्तु भी डी पर। आप सोचते होंगे कि दोनों बराबर कहीं साइज में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब वस्तु भी डी पर आ जाए और प्रतिबिंब भी इस लेंस के माध्यम से डी दूरी पर आ जाए, तो निश्चित रूप से जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है। तो उस स्थिति में जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए तब u कितना होगा? तो u तो यही रहेगा, मतलब माइनस यू ले लेते हैं, और प्रतिबिंब चला गया कहां पर? ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्र से d दूरी पर चला गया है, तो माइनस डी लेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो हम f को देखते हैं, इसके लिए हम लेंस सूत्र यूज करेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों हम इसमें फिट करेंगे, तो 1/f = कितना होगा? 1/v है तो 1/-d माइनस 1 में u है, तो u की जगह पर लिखते हैं -ue। अब आप देख सकते हैं 1/f = ये हो गया, ये और ये प्लस हो गया, इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये प्लस में हो गया तो, और फिर इसको लिख देंगे -1/d। हम इसको इधर ला सकते हैं, तो 1/d इधर आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? तो 1/f और ये इधर आ जाएगा, तो प्लस 1/d बराबर 1/ue। बच्चों इस तरह से ये सूत्र बन जाता है। तो अब देखना है कि ये सूत्र में हम 1/ue का मान निकाल लें और हम इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 1 से लिखते हैं, 1 से हम लिख सकते हैं m = d/ue है, ये d है, d/ue, तो हम कह सकते हैं d × 1/ue। तो हम वैल्यू रखेंगे m = d × 1/ue का मान ये है, तो इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं बच्चों, इसी चीज को। तो 1/d और ये 1/f है, तो प्लस 1/f। आगे की पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली इसमें गुना कर देंगे। तो गुना करने से बच्चों क्या होगा, आप जरा सोच सकते हैं। यहाँ पे ये d से इसमें 1/d में गुना होगा, तो सिंपली 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस, अब जो 1/f है इसमें अगर हम गुणा कर दें तो ये कितना होगा? d/f। तो बच्चों इस तरह से एक ये सूत्र बनता है, m = 1 + d/f। यहाँ पर 1 + d/f। इस सूत्र को पाने का एक वैकल्पिक तरीका भी है, ट्रिकली तरीका भी है, इसको आप पा सकते हो। हम आपको बताए बच्चों एक आवर्धन वाले सेक्शन में आपको बताए हैं
कि एम का सूत्र होता है इतना, एफ माइनस बी बटे में एफ, ए लेंस के लिए, आवर्धन के लिए। तो इसी में अगर आप एक काम कर दो कि माइनस डी रख दीजिए, ये माइनस डी इसी में आप पुट कर दीजिए, बस तुरंत ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ और एफ प्लस डी बटा में एफ। तो ये एफ एफ डिवाइड कर देंगे और ये प्लस ये डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, तुरंत चंद मिनटों में आपके सामने आ जाएगा। सेम सूत्र है, ये सूत्र एक ही है। यहाँ भी है 1 प्लस डी बाई एफ, यहाँ भी है 1 प्लस डी बाई एफ। तो बच्चों इस तरह से ये सूत्र प्रूफ हुआ, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं बच्चों। इसको बनाइए, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये सब कुछ ठीक है बच्चों, लेकिन इस सूत्र में एक दिक्कत ये आती है कि इस समय हम नेत्र को बहुत ही पास रख के देखते हैं, और बहुत ही पास रख के देखते हैं, बहुत ही जोरदार मतलब जोड़ पड़ता है नेत्र पर, और इससे क्या होता है कि हम बहुत देर तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा नेत्र जो होता है वो अधिकतम मोटा हो चुका होता है, नेत्र लेंस, उसकी फोकस अधिकतम छोटा हो गया होता है, और ऐसे में देर तक देखने से काफी दिक्कत होती है। आंख स्ट्रेन्ड आई बोलते हैं, तनित नेत्र हो गया है इस समय, इसलिए ये स्थिति बहुत देर तक नहीं देखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि इसको हम रिलैक्स आई से देखें ताकि हम देर तक देख सके बच्चों। उसके लिए एक सेकंड केस है, उसे हम देखते हैं अब। तो अब देखिए बच्चों, मिनिमम के लिए हम यह लिखेंगे फॉर मिनिमम, यानी कि न्यूनतम आवर्धन, न्यूनतम आवर्धन के लिए, यानी कि आवर्धन जो है वो न्यूनतम रखना है, जो मैग्निफिकेशन है वो कम से कम रखना है बच्चों। तो कम से कम मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए अल्फा को तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, ये दोनों फिक्स है, परंतु बीटा में कर सकते हैं। तो बीटा को कम करना होगा न्यूनतम आवर्धन के लिए। तो कम करने के लिए हम इसको, यानी जो वस्तु है ये, इसको क्या करेंगे, इसको हम और दूर ले जाएंगे। जितना ही दूर ले जाएंगे उतना ही बीटा छोटा होता जाएगा, बीटा छोटा होगा, मैग्निफिकेशन कम होगा। तो हम इसको न्यूनतम यानी सबसे कम स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं इसको, तो इसको अनंत पर भेज देंगे, यानी कि के लिए वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु नहीं, सॉरी, यहां पर प्रतिबिंब हमें लिखना होगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, तो यानी इसको अनंत पर भेज देते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तब u कितना होगा, तो माइनस, सॉरी u तो यही रहेगा, इसके लिए u जो भी हो माइनस ue मान लेते हैं, परंतु प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। फोकस का क्या होगा, थोड़ा देखते हैं लेंस सूत्र से। तो ये सूत्र हो गया लेंस सूत्र, इसमें हम उचित वैल्यूओं को रखते हैं, तो हम क्या मिल सकता है हम लोग को, 1 बाई फिजिकल टू 1 बाई माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 बाई माइनस ue। बच्चों ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, और ये प्लस 1 बाई ue, यानी फाइनली आप पूरा हल करेंगे तो इतना आएगा बच्चों, यानी कि ue बराबर f का है चाहे f बराबर ue का है, ये आया। ऐसे सिचुएशन में समीकरण 1 क्या होगा, तब समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 से m इजकल टू जो होगा वो होगा d बटे में, ये बट्टा का चिन्ह है, ue है, तो ue की जगह पर हम f लिख सकते हैं, यानी कि m इजकल टू d बटे में f होगा। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं इसको मिनिमम मैग्निफिकेशन, और अभी जो केस सेकंड है बच्चों ये, और जो हम पढ़े हैं केस फर्स्ट में उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसलिए आप देखिए, अब हम इसका सारांश देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसका सारांश को देख रहे हैं। इसमें एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता ये होता है, m इजकल टू डी बाई एफ ई। ये सूत्र हम लोग अभी पाए हैं, जो जनरल फॉर्मूला है, जिसमें d क्या होता है, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी है बच्चों, जो वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि ue जो है
उसे हम बोलते हैं वस्तु दूरी, यानी वस्तु जितना दूरी पर हो उसको हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। अब इसमें दो केसेस बने थे, पहला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और दूसरा बना था मिनिमम मैग्निफिकेशन। हम लोग देखें उसमें कि अधिकतम आवर्धन के लिए क्या करना होगा कि v इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। v इक्वल टू माइनस डी मतलब कि जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए, इसलिए ये हुआ। जबकि इसमें था माइनस अनंत, भी प्रतिबिंब इसमें अनंत पर जाना चाहिए तब न्यूनतम आवर्धन होगा। इसका सूत्र था m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, इसका था m इक्वल टू डी बाई एफ। इस वाले में क्या था कि अंतिम प्रतिबिंब अभी बताया आपको, और इसमें अनंत पर था। इसमें क्या होता है कि नेत्र तनाव में होता है, बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। इसमें हम अधिक देर तक नहीं देख सकते हैं, तो ये तनाव में नेत्र होता है, तनाव में होता है नेत्र, नेत्र को दिक्कतें हो सकती हैं, रिक्स लिया गया है तब मैक्सिमम आवर्धन प्राप्त हुआ है। अगर रिक्स नहीं लेंगे, आप रिलैक्स नेत्र से देखना चाहते हैं, सामान्य नेत्र से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आवर्धन है डी बाई एफ। खैर अधिक का अंतर नहीं है, इसमें एक अधिक आवर्धन मिलेगा, इसमें एक केवल कम आवर्धन में एक गुना का अंतर केवल आएगा, लेकिन उतने ही में एक में रिलैक्स आई है तो दूसरे में स्ट्रेंड आई है बच्चों, तनित नेत्र है या तनाव युक्त नेत्र है। अब देखिए इनके बारे में एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो आवर्धन होता है कोणीय आवर्धन, वो जो कोणीय आवर्धन होता है वो डी बाई एफ से बड़ा होता है और 1 प्लस डी बाई एफ से छोटा होता है। इसी के बीच में ये आवर्धन आता है बच्चों, इसी के मध्य में आवर्धन आता है। डी बाई एफ से बड़ा होता है एम और 1 प्लस डी बाई एफ से छोटा होता है एम। तो ये है बच्चों। एक अंतिम बात और कहना चाहते हैं इसमें हम कि जो एकल यानी कि सिंगल लेंस से जो सूक्ष्मदर्शी ये पढ़े हम लोग अभी, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या फायदा है कि हम किसी वस्तु को 25 सेमी से भी कम दूरी पर रख करके और साफ साफ देख सकते हैं। कैसे? तो इसमें सिंगल लेंस का यूज करके, सिंगल लेंस यूज कर देंगे, प्रतिबिंब को पीछे खिसका देगा, 25 सेमी पर लेके चला जाएगा और हम देख सकते हैं। इसका फायदा यही है कि इसके माध्यम से हम वस्तु को 25 सेमी से भी कम दूरी पर रख करके हम देख सकते हैं बच्चों। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब तो देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, हम लोग के पास एक आवर्धक क्लास है जिसकी क्षमता दिया हुआ है 12 डायोप्टर। इसकी आवर्धक क्षमता पूछा गया है, ऑप्शन दिया है अपना ABCD, तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है, और इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो आवर्धक ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास है, स्पष्ट है कि ये उत्तल लेंस ही होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब होता है उत्तल लेंस। तो उसकी क्षमता दिया है यानी कि P दिया है तो 12 डायोप्टर, और ये प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस होता है। आवर्धक ग्लास कहने का मतलब उत्तल लेंस हो गया। आवर्धक क्षमता पूछ रहा है यानी कि आवर्धन क्षमता यानी कि M, कोणीय आवर्धन क्षमता हमसे पूछा गया है। तो P दिया है, M बताना है हम लोग को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इसका फोकस निकालना होगा। तो देखिए फोकस के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है कि 100 बटे में P होता है। आप समझते होंगे जब सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर हम लोग 100 बटे में लेते हैं। हमें सेंटीमीटर में फोकस चाहिए, इसलिए इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। देखिए 100 बटे में P का मान हो गया आपको 12, कटाएंगे 4 से, 4 तेरी 12 और 4 से 25 चौके 100, तो आया 25 बटे में 3, और ये हो गया सेंटीमीटर में। 100 नहीं रखे होते और हम 1 रखे होते तो ये मीटर में आया होता। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अब P निकाल लेंगे, सॉरी M निकाल लेंगे। तो अब M का सूत्र लगा देंगे। M के तो दो सूत्र हैं, एक है 1 प्लस डी बाई एफ और एक है केवल डी बाई एफ। इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम नहीं कहेगा तो हम इसमें मैक्सिमम ही मान करके चलते हैं।
कि अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो वो होता है 1 + d/f। यही जब कुछ नहीं कहा जाए तो हम इसी को लेके चलते हैं, नहीं तो वो खुद ब खुद कहेगा कि न्यूनतम आवर्धन क्षमता आप बताइए, तो उस समय हम सिर्फ d/f खर्च करते हैं। परंतु जब कुछ नहीं कहेगा, अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं कहेगा, तो हम उस समय अधिकतम को लेके चलते हैं बच्चों। तो अब आप देख सकते हैं d का मान हम रखेंगे 25 सेंटीमीटर। हाँ, d का मान कितना होता है, तो 25 सेमी होता है। माइनस प्लस कुछ नहीं, सारा का सारा चीज ले लिया गया है पहले ही सूत्र में बनाते वक्त। f का मान 25/3 रखना है। ये सेंटीमीटर में होता है और ये भी सेंटीमीटर में है। बस बच्चों कट जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर, ये उल्टा हुआ 3/25 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 1 + 3, तो हो जाएगा कितना 4, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो बच्चों इस तरह से ये हुआ। आप और भी सवाल इस पर बनाइए, कोई भी दिक्कत हो आप सवाल बनाइए, कोई भी समस्या हो हमारे पास भेजिए, हम आपको उससे बताएंगे, और कोई दिक्कत हो तो उसमें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं माइक्रोस्कोप के नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।